भारत में आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जो कि हमेशा चर्चा का विषय रहता है। संविधान लागू होने से पहले से यह आरक्षण का सिस्टम बनाया गया जिससे कि हमारे जो विशेष पिछड़े लोग हैं, जो समुदाय ऐसे हैं जो कहीं न कहीं पिछड़े समुदाय के रूप में जाने जा रहे हैं, जिनका उत्थान समाज में बहुत जरूरी था, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। आज लगभग 77 साल हो गए हमारे देश को आजाद हुए और लगातार समय समय पर इस आरक्षण के जो नियम हैं, इस आरक्षण को लागू करने के सिस्टम, उसमें लगातार बदलाव किए जाते रहे हैं ताकि सामाजिक और आर्थिक समाज में जो सुधार है वो आ सके। आज इसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में अंबिकापुर शहर के बहुत सारे गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं, बहुत सारे समाज सेवी हैं, चिकित्सक हैं, अलग अलग पत्रकार हैं, अलग अलग जो पेशे से वास्ता रखते हैं, ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और आज हम चर्चा करेंगे कि भारत में आरक्षण की क्या आवश्यकता है और उसे जिस तरीके से लागू किया गया उसका ग्रास रूट लेवल पर, जमीनी स्तर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और क्या उसमें किसी प्रकार के संशोधन की भी जरूरत पड़ने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतीय लोकतंत्र, जहां भारतीय संविधान अपने आप में मायने रखता है, आज बेहद ही गंभीर विषय है जिस पर हम भारत के सबसे स्वच्छ शहर अंबिकापुर, यहां के गणमान्य लोगों के बीच चर्चा करने वाले हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं आरक्षण की, आरक्षण में क्रीमी लेयर की। मैं बता दूं, इंडियन रिपब्लिक न्यूज जो छत्तीसगढ़ का सबसे लोकप्रिय डिजिटल चैनल है, मैं निवेदन करूंगा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले उन स्टूडेंट को भी वो इस डिबेट को जरूर सुने, क्योंकि यह डिबेट कहीं ना कहीं आपकी उस तैयारी पर भी एक अच्छा प्रयास हो सकता है सफल बनाने में। क्रीमी लेयर आरक्षण में एससी एसटी पर क्रीमी लेयर विगत अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की 7 सदस्यीय पीठ ने यह निर्णय दिया जो 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के खुद के आदेश को बदलने वाला था। उस समय जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने किया था वह था एससी एसटी में किसी तरह का क्रीमी लेयर नहीं होगा। संविधान की आर्टिकल 341 की वहां बात की गई थी, जिसके आधार पे 20 साल तक उसी ढर्रे पे एससी एसटी का आरक्षण चलता रहा। अब उसमें क्या सुधार किया जाना था, उस पर गहन चर्चा हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार आर्टिकल 147 के तहत किया, जो पहले भी किया था और 20 साल बाद भी किया। उस पर सुधार लाने का प्रयास किया, राज्यों को वो शक्तियां दी कि आप एससी एसटी आरक्षण पे क्रीमी लेयर लागू कर सकेंगे। वहां के लोगों की जो इस समुदाय से आते हैं उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, वो वनवासी, वो ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं जंगल में कंदमूल खाकर रहते हैं, अपनी जीवन यापन उसी तरीके से कर रहे हैं जिसमें यहां सरगुजा की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो बिंझिया जनजाति से लेकर पहाड़ी कोरवा तक आते हैं जो अति पिछड़े हैं। उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एससी एसटी रिजर्वेशन में ओबीसी आया, ओबीसी का क्रीमी लेयर पैटर्न एससी एसटी में आया और इस मामले में आंदोलन शुरू हुआ। भीम आर्मी ने पूरे भारत में बंद का आह्वान किया। एससी एसटी समुदाय के लगभग सभी लोगों ने सड़क पर आकर आंदोलन किया। मैं जानना चाहूंगा हमारे बीच अंबिकापुर शहर के एक समाज सेवी, एक ऐसे दृष्टा दिग्विजय सिंह, आचार्य दिग्विजय सिंह, हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर यह आरक्षण पे, एससी एसटी आरक्षण पे जो क्रीमी लेयर लाया गया, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी मंशा क्या है भारतवर्ष में। बहुत अच्छा विषय है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो क्रीमी लेयर का एक बात विशेष रूप से कही गई, उनको कहने की आवश्यकता नहीं थी। यह तो समाज के बीच में जो आरक्षण के पात्र लोग हैं उनका ये प्रयास होना चाहिए कि हमारा परिवार आरक्षण का लाभ लेके हम क्रीमी लेयर में आ गए हैं, अब वंचित लोगों को इसका आरक्षण मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को इतनी छोटी सी बात को कहने के लिए सामने आना पड़ा, ये भारत का दुर्भाग्य है और हमारा भी दुर्भाग्य है। और कुछ पूछिए।
क्या मानते हैं, समाज में जो क्रीमी लेयर SC ST वर्ग में इसकी आवश्यकता पड़ी, इसके पीछे जरूर कोई गहन ऐसा प्रयोग होगा, या जो हमारी इतनी करोड़ जनता, इतनी अरब जनता जो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है, उस बीच वनवासी रहते हैं, आदिवासी समुदाय से लोग आते हैं, उस पे अभी इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, गहराई में जाइए। होता क्या है कि प्रश्न जो होता है वो 3 लोगों को खड़ा कर दिया, 3 में 1 का चयन करना है, प्रश्न ये है। जबकि प्रश्न होना चाहिए कि कोई बंधन नहीं होना चाहिए, 3 के अलावे भी समग्र होना चाहिए। प्रश्न का मतलब होता है समग्रता होनी चाहिए, प्रश्न में बंधन नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि ये जो आरक्षण पे जो डिबेट चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की जो बात आ रही है, ये बंधन के अंतर्गत, एक दायरे के अंतर्गत ही हमको बात कहना है। यदि हम इस बंधन से बाहर निकलें तो 1908 से 1808 से अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में आरक्षण की बातें कही जा रही हैं, आपको मैं बहुत पहले ले चलता हूं। जब भारत में वर्ण व्यवस्था थी, वैदिक व्यवस्था थी, उस समय भी आरक्षण था। लेकिन वो आरक्षण कैसा था और आज का आरक्षण कैसा है, इस पे यदि आप गहन ध्यान देंगे तो वो आरक्षण था प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए। कौन प्रतिभा? जो प्रतिभाशील थे, न कि जो पिछड़े थे, न कोई जो बैक थे, जो प्रतिभावान व्यक्ति है। जैसे आज का आरक्षण क्या है? एजुकेशन के आधार पे है, नौकरी के आधार पे है। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे भारत में जो जातीय व्यवस्था बनाई गई है, इसको लोग हटाने की बात करते हैं कि हटना चाहिए। जबकि जाति जो है, संसार में जाति को कोई हटा नहीं सकता। जाति का अस्तित्व को खत्म करने से मानव का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आरक्षण पे मैं आता हूं। जाति विशेष में विशेष योग्यता पाई जाती है। जैसे केवट के बच्चे को तैरना जो है कोई सिखाया नहीं जाता है, कोई स्टेडियम में या कोई प्रशिक्षक के द्वारा सिखाया नहीं जाता है। वो जन्मजात ही तैरना जानता है। लोहार का बच्चा जो होता है, स्मिथ का जो बच्चा होता है, वो जन्मजात जो है धातुओं के गुण दोष के बारे में जानता है। इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में जो जाति की व्यवस्था की गई है, वो विशेष उनके अंदर जो है गुण और धर्म पाए जाते हैं। ऐसे गुण धर्म पाने वालों को ही आरक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए, न कि प्रतियोगी परीक्षा में पास हो गए, फेल हो गए, परसेंटेज आ गई और उसमें हम आरक्षण दे रहे हैं। ये आरक्षण की नीति ही टोटल गलत है। जाति विशेष में जो विशेष रूप से प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और इस विधि से उस राष्ट्र का कल्याण होगा, उस विश्व का कल्याण होगा। और आप जो ठेल ठलाट के आप जो आरक्षण का लाभ देके उनको बैठा दिए, तो उनके अंदर तो प्रतियोगिता है नहीं, प्रतिभा है नहीं। जैसे कि किसी औजार के अंदर जो है वो तीखापन नहीं है और उसको बोलेगा कि पेड़ को काटना है, तो क्या काटेगा? तो आरक्षण का लाभ जो है, चूंकि समसामयिक विषय है कि क्रीमी लेयर, तो अच्छा है। क्रीमी लेयर लोगों को स्वतः ही अपने आरक्षण को, जो वंचित लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, है ना, उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ये स्वयं कहना चाहिए, न कि सरकार को कहना चाहिए। सरकार कह रही है कि नहीं, हम क्रीमी लेयर को लागू नहीं करेंगे। देखिए, ये प्रशासन, ये सरकार और न्यायपालिका का टकराव है ना। तो इसको दूर कौन करेगा? समाज के लोग। समाज के लोग जो है, वो प्रतिनिधि जो कर रहे हैं, जो पूरे भारत को बंद करवाए हैं, उन्होंने क्या कहा? क्यों नहीं कहा कि बिल्कुल बात सही है, हम आरक्षण का लाभ लेके, हमारे भाई ले लिए, हमारे बहू ले लिए, हमारे घर में कम से कम 7-17 लोग ले लिए आरक्षण का लाभ, अब भविष्य में हम आरक्षण का लाभ नहीं लेंगे, जो वंचित है उनको मिलना चाहिए। ये क्यों नहीं कहा? और जिस दिन ये कहेंगे, आरक्षण अपने आप समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद। इसी विषय पे हमारी चर्चा है, गंभीर मुद्दा है। मैंने कहा आरक्षण जो भारत को कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री की परिकल्पना है, 1947 तक भारत विकसित होगा, आज उसी मुद्दे पे चर्चा है। आगे राहुल सर से कहूंगा। हमारे बीच इस भारत बंद के आंदोलन को आगे ले जाने वाले कुछ आदिवासी नेता हैं, जो लगातार अपने भाई बंधुओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि उनका क्या मत है इस क्रीमी लेयर आरक्षण के बारे में। और आरक्षण के बारे में मैं उनसे बोलूंगा कि ये बताएं कि किस स्तर तक समाज सुधार हो पाया है इस आरक्षण को लागू करने से। जी, मैं डॉक्टर अमृत मरावी। आज का जो आरक्षण के विषय पर मैं कहना चाहूँगा, जिसको जो काम करना चाहिए था
वह काम उसी को शोभा देता है। मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूँ क्योंकि अनुच्छेद 341 और 342 क्या कहता है, यह काम संसद का था और संसद जो काम नहीं कर पाया और संसद के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट से करवाया गया, ये बिल्कुल गलत है। हम उसी बात का तो विरोध कर रहे हैं कि जिसको जो काम करना चाहिए था वो काम नहीं कर रहा है और दूसरे के इशारे पर जो दूसरा काम कर रहा है, इससे हम उसको बोल रहे हैं। और उन्होंने जो काम किया, क्या सुप्रीम कोर्ट बिना डाटा पे काम करता है क्या? वो रिकॉर्डेड न्यायालय है, उसके पास रिकॉर्ड होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए और बिना तथ्य के किसी भी निर्णय असंवैधानिक होता है, गलत होता है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमारा ये कहना है कि क्रीमी लेयर का कौन सा समिति बनाया गया संसद के द्वारा, क्योंकि अनुच्छेद 341 342 में वही कहा गया है कि जब भी किसी योजना का किसी यदि भारत के संविधान की यदि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा किसकी होनी चाहिए? कार्यपालिका की होनी चाहिए, न्यायपालिका की होनी चाहिए, व्यवस्थापिका की होनी चाहिए। क्या इसकी व्यवस्थापिका में इसकी समीक्षा हुई क्या? कितने % रिजर्वेशन का फायदा उन्होंने संविधान सभा में ले पाए क्या? कितने सचिवालय में जा पाए क्या? कितने मंत्रालय में जा पाए क्या? उसकी आज तक कोई समीक्षा है क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कि क्रिमिनल ले लेके आए हैं? हम इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई डाटा ही नहीं है। तथ्यहीन, आधारहीन कोई फैसला दे दे तो हम उसका विरोध करेंगे। आपको क्या लगता है क्रीमी लेयर लागू करने से क्या समुदायों का जो अधिकार है वो छिन जाएगा और सबको लाभ नहीं मिल पाएगा? क्रीमी लेयर, पहली बात तो SC ST में कोई ऐसा प्रावधान ही नहीं है, ये प्रावधान ही गलत है। अब गलत का विरोध करना भारत के संविधान को बचाना है। अब कोई भी हो, संविधान से सुप्रीम नहीं है, संविधान ही सर्वोपरि है। यदि संविधान पे यदि हमला होगी तो भारत का संविधान है, भारत का हर लोग संविधान को बचाने के लिए आएंगे। हम उसका विरोध करते हैं। समाज में यह जो आरक्षण लाया गया था सभी वर्गों के लिए, चाहे वो ST वर्ग हो, SC वर्ग हो या OBC वर्ग हो, इन सभी वर्गों के उत्थान के लिए इनके गणना के हिसाब से इनको परसेंटेज दिया गया था, इतना % आरक्षण आपको दिया जाएगा। तो जब OBC में क्रीमी लेयर आ गया और वो चीज संचालित हो गई या वो चीज फॉलो हो रही है, तो SC ST में क्रीमी लेयर का विरोध क्यों? क्योंकि आपने भारत बंद का बढ़ चढ़कर समर्थन किया था। ये सवाल आपसे। देखिए, कहने के लिए है कि आरक्षण का लाभ मिल रहा है जी। मैं तो कर्मचारी लीडर भी रहा हूँ जी। होता क्या है कि यदि विभाग में 10 लिपिक का पद खाली है, ठीक है, 10 में यदि 5 OBC का है और OBC के 3 ही कैंडिडेट मिले, तो जो 2 कैंडिडेट होंगे वो कहाँ से आएंगे? ST SC से नहीं आएंगे, जनरल से आएंगे। मतलब ये जो OBC का जो सीट है वो खत्म हो गया। रहा सवाल क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर देखिए क्या है कि जनरल के लिए 7 लाख, OBC के लिए 2.5 लाख, ST SC जो अभी लागू किया गया है 2 लाख। बताइए, अरे कम से कम बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात जो कमी आ रही है आरक्षण के लिए, हम लोग इसलिए लड़ाई लड़ते हैं कि आज भी आप जा करके देखेंगे अनेक समाज सेवी लोग हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ के जनजातीय लोगों की दशा देखते हैं। आज भी मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूँ और ले जाके आपको दिखा भी सकता हूँ कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। उसके जो अधिकारी हैं, जो शासन प्रशासन के लोग हैं, उसको घोटाला कर जा रहे हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हैं। क्योंकि यदि समय यहाँ पर तो उसमें कम मिलेगा, फिर भी मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा। यहाँ पर धौरपुर है, मुश्किल से 40 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर वाहन चालकों का ट्रेनिंग दिया गया और वो ट्रेनिंग इस ढंग से दिया गया। सरकार की मंशा अच्छी थी, लेकिन वहाँ ट्रेनिंग जो दिया गया उसमें क्या किया गया कि जो हितग्राही थे उनको स्टीयरिंग में बैठा दिया गया, फोटो खींच करके वहाँ जमा कर दिया गया कि 20 लोगों को ट्रेनिंग दे दिया गया। अब वो 20 में से एक भी वाहन चलाना नहीं जानते। तो इस तरह से आप कैसे कहेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ ST SC OBC तक पहुंच रहा है? अभी आदिवासी वर्ग या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनकी सीटें आरक्षित हैं लेजिस्लेचर में, जो विधायक बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, तो आदिवासी ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आदिवासी अधिकारी भी बन गए हैं। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि आदिवासी अपने ही भाई बंधुओं का हक खा रहे हैं, जिनके लिए योजनाएं बन रही उन तक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है? देखिए, तो बहुत बड़ा षड्यंत्र है अधिकारियों का, या जो लोग हमारे उसमें विधायक का सांसद बने हैं, विचारों का भी वो दिमाग नहीं खुल पाया है। जिस दिन इनको ये पता चल जाएगा कि हमारा ये हक अधिकार है, उस दिन ये सब कहने की बात ही नहीं होगी, अपना हक अधिकार छीन कर ले लेंगे। एक तरह आप देखेंगे तो जनसंख्या के अनुपात में ST SC OBC की संख्या जो है लगभग जो 85% है और इनका आज तक इनका शोषण हो रहा है।
वहीं जो है। और फिर ये विडंबना भी देखिए, एक तरफ सरकार ने जनरल को कितना आरक्षण दिया, 10%। ध्यान दीजिएगा, संख्या कितनी है, 15%। आरक्षण का लाभ कितना मिल गया, 66%। ओबीसी की संख्या कितनी है, लगभग 56%। आरक्षण कितना है, 14%, मतलब 25%। क्यों भाई? हमारा तो ये कहना सीधी सी बात कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसको उतनी हिस्सेदारी, काम खत्म करिए। हमारे बीच में कुछ युवा भी हैं, हम उनसे भी जरूर जानेंगे कि उनका क्या मत है इस आरक्षण को लेकर और जिस तरीके से लागू किया जा रहा है। जी, मेरा नाम लव कुमार है, मैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने आया हूं। और देखिए, यदि आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, केंद्र की जो मोदी जी की सरकार है, यदि आप देखेंगे, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट टीचर का भर्ती निकाला गया था, 69,000 रिक्त पद थे। 69,000 में जैसा कि रूल है 27% ओबीसी समाज को मिलना चाहिए था, 21% जो है एससी समाज को मिलना चाहिए था। आप यदि डेटा देखेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, 27 में से मात्र 4% ओबीसी समाज के लोगों को जो है उसमें आरक्षण मिल पाया है। यदि एससी समाज का देखेंगे तो मात्र 16% जो है उनको उनके आरक्षण का लाभ मिल पाया है। तो कहीं दूसरा चीज, अभी एक लगभग 50 पद जो है, 45 पद एक केंद्रीय सचिवालय में नियुक्तियां हुई हैं, जिसमें भी आरक्षण के नियमों का पालन बिल्कुल ही नहीं किया गया है। लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं, लेटरल एंट्री की मैं बात कर रहा हूँ जी। उसमें भी आरक्षण का बिल्कुल ही जो है पालन नहीं किया गया, वहां तो आरक्षण लगा ही नहीं, यूज ही सवाल नहीं आपसे ये है कि क्या SC/ST में भी क्रीमी लेयर लाना उचित है या अनुचित है, क्योंकि ओबीसी में ऑलरेडी क्रीमी लेयर चल रहा है। जी ठीक है, यदि आप क्रीमी लेयर ला रहे हैं तो इसका आधार क्या है, आपको इसका जवाब देना चाहिए। आप किसी प्रकार का सर्वे नहीं करवाए, आपका जब मन किया तब आप जो है ऐसा कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। यदि आपके पास एक डेटा होता कि इसका क्या फायदा होगा समाज को, तो इस तरह का विरोध वाला परिस्थिति नहीं आता है। तो ये है। तो लगातार दोनों ही साइड से इसकी जो विशेषताएं हैं वो हमारे सामने आ रही हैं कि आरक्षण किस तरीके से लागू होना चाहिए, और अलग प्रकार की बातें भी आ रही हैं। कुछ युवा साथी और हम उनसे भी जानेंगे कि क्या उनका मत है इस पूरे मुद्दे पर। जी सर। मेरा नाम आशीष कुशरो है। अभी जो क्रीमी लेयर या वर्गीकरण की बात हो रही है, हमारा ये कहना है सुप्रीम कोर्ट को ये जरूरत ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये संसद का अधिकार क्षेत्र था। सुप्रीम कोर्ट ने जो संसदीय व्यवस्था है उसका हनन किया। हमें कैसे रहना है, ST/SC को कैसे जीना है, हमें कितना भागीदारी चाहिए, हम तय करेंगे। कोई न्यायालय है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान एक निश्चित एक सीमा तक है। और हम ये कहना चाहते हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है वर्गीकरण पे, हम उसका विरोध करते हैं और हम उनके राय पे अपना मत व्यक्त नहीं करते हैं। हमारा कहना यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो उनके पास जातिगत जनगणना होना चाहिए, एक होना चाहिए कि ST/SC समुदाय कितनी जनसंख्या है भारत में, तब उनको फैसला देना चाहिए था। ये तो सीधे सीधे हमारे ऊपर फैसला किया गया। जो केंद्र सरकार है वो अपना षड्यंत्र, केंद्र सरकार इसमें फैसला कर नहीं सकती, क्योंकि वह ST/SC का जो आरक्षण है उस पर छूने का हक ही नहीं है केंद्र सरकार को, उस पर ऐसा फैसला दिलवाया गया है। आज विभिन्न क्षेत्रों में जो आरक्षण है, चाहे हम उसमें शिक्षा की बात करें, चाहे हम जो नौकरियां आ रही हैं उसमें बात करें, तो ये देखा जाता है कि शिक्षा में तो कहीं न कहीं सुधार हुआ है। जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो SC/ST वर्ग के लोग हैं, उनके जो शिक्षा स्तर है उसमें लगातार बदलाव आया है, लगातार वृद्धि हुई है। पर नौकरियों में भी क्या ऐसा हुआ है, इस बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज को धन्यवाद देता हूं, जो हमेशा जनहित के मुद्दे को उठाते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, आरक्षण की बात हो रही है, सब वरिष्ठ बैठे हुए हैं। आरक्षण लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी बात यह है। क्योंकि मैं जो देखता हूं, मैं जमीनी स्तर पे, सामाजिक तौर पे जाता हूं, तो लोग को तो आरक्षण का लाभ ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब मैं जाता हूं तो जिस व्यक्ति को नौकरी लगना चाहिए, आरक्षण उसकी है आरक्षण, लेकिन उसको नौकरी मिल ही नहीं रहा है। वो तो 10 जगह घूम रहा है कि मेरा नौकरी लग जाए, मेरे को आरक्षण है, मेरे को, मैं इसके लिए हूं, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही है। किसी की जमीन छीना रहा है, जो कि उसकी जमीन उसके पास होनी चाहिए, वो आदिवासी है। तो
तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आदिवासियों और ओबीसियों के साथ जो आरक्षण मिला हुआ है अगर उसमें डिस्टर्ब किया जाता है तो वो तो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जब इतना कुछ होने के बाद वो अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र में जब जाता हूँ तो चीजों को देखता हूँ कि वो बोल नहीं पाते हैं। उनको आप बताइएगा कि नहीं आपका हक है, जाके कोर्ट में आप बात करिए, नहीं भैया मैं तो नहीं बोल पाऊंगा, नहीं आपका जमीन है ये कोई खा रहा है। मैं जनरल कास्ट का हूं लेकिन मैं हमेशा आदिवासियों के लिए लड़ता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं कि दुख को दर्द को उनका जमीन छीना रहा है, तो मैं जाता हूं वहां पास, तो बोलते नहीं भैया हम नहीं बोलो, हमके कोई दिक्कत हो जाएगी। तो ये डर सोचिए, भय है, कानून पे जा रहे, उनको पता है कि हमारे लिए धारा बना हुआ है, नहीं सर हम पुलिस ला बोलो तो हम ही मल्ला अंदर कर देंगे। तो सोचिए डर है। अगर आप उनके आरक्षण के साथ अगर खेलेंगे तो मर जाएंगे, वो गरीब व्यक्ति मर जाएगा। आज लोग बोलते हैं हम शहर पे बैठे हुए हैं ना, यहाँ मैं मानता हूँ कि कई आदिवासी अपने लिए अब समझ रहे हैं कि हमको हक का लड़ाई कैसे लड़ना है। मैं बताता हूँ आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में उनको पता ही नहीं है कि हमारा हक क्या है, हमको लड़ना क्या है। मैं समाज के लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में वो जाएं और उनको उनके हक के लिए लड़ने के लिए कंटिन्यू उनको बताएं कि आपका हक क्या है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं। मैं चीजों को भापता हूँ, मैं हमेशा जाता हूँ लोगों के लड़ने के लिए। मतलब आपका ये कहना है कि जो ऐसे वर्ग हैं, जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं जो आज आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर अपने लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, उनके साथ खड़े होने की जरूरत है। बिल्कुल जागरूक करने की जरूरत है। मैं एक जनरल कास्ट का हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आदिवासियों के बीच में जाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि आपका हक है, आप मेरे से लड़ सकते हैं। अगर मैं आपका जमीन को लूट रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता ऐसा, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, आदिवासी का जमीन कंटिन्यू लूटा रहा है। आप आए दिन न्यूज में देख रहे हैं, जिसको जो चीज धारा में जो नियम होना चाहिए उसको कुछ नहीं मिल रहा है लाभ। तो हमको ग्रामीणों को सख्ती के साथ उसको मजबूत बनाना है कि अपने हक के लिए जाके कोर्ट में भी लड़ाई कर सकता है, थाना में भी लड़ सकता है कि मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। हो कहाँ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि आरक्षण को जिस तरीके से लागू किया गया है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ लूप होल है, इसलिए शायद आखिरी लेवल तक उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है? बिल्कुल पूरा सिस्टम को खराब करके रख लिए हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, जो भी विधायक मंत्री बनते हैं, भाई आदिवासी मान लीजिए शहर है, वहां से विधायक निकले, महापौर निकले, सब कुछ निकले, लेकिन वो तो वही तो आदिवासी का बात नहीं सुनते हैं। वो तो लास्ट में जाके आदिवासी का काम ही नहीं करते, उनको कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो आदिवासी को भूल जाते हैं। आप अधिकारी के पास जाइए, उनको मैं खुद देखा हूं, बताते हैं कि सर मैं आदिवासी हूं, मेरा काम नहीं हो रहा, मेरे को एक खाना चाहिए। वो भूल जाते हैं कि मैं आदिवासी हूं। एक अधिकारी भी भूल जाता है कि मैं आदिवासी हूं, क्योंकि वो पोस्ट पाने के बाद अपने आदिवासी भाइयों को भूल जाता है पूरे तरीके से। तो सिस्टम पूरे तरीके से खराब हो चुका है। ये सिस्टम एक बड़े पैमाने पे, और मैं आपको बता देता हूं, ये राजनीतिक तौर के लोग नहीं कर पाएंगे, एक सामाजिक तौर पे सबको मिलकर करना पड़ेगा। यहाँ भी बहुत होता है, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, मैं इसका अध्यक्ष हूँ, सब अलग अलग हो जाते हैं। आप धरना आंदोलन भी देखेंगे तो बोलेगा नहीं मेरा ये है, मेरा वो है। जब तक सब कोई एक नहीं होंगे तब तक कोई चीज सही नहीं होगा। और इसी का फायदा राजनीतिक तौर के लोग उठाते हैं, उनको पता है ये सब एक नहीं है। जब यहाँ से भी जाएंगे सब कोई तो बोलेंगे अरे वो ऐसा बोल रहा था, वो ऐसा बोल रहा था। एकता से ही आप लड़ाई लड़ सकते हैं। तो सबसे पहले पूरे समाज को एक होना पड़ेगा और उसके बाद इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तो जरूर सही होगा। युवा साथी ने बहुत अच्छे से इस पूरी बात को रखा, किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों की हालत खराब है। और अब मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब से कि वो इस पूरी चर्चा को कंटिन्यू करें। यह विशेष चर्चा जो आरक्षण पे हो रहा है, आरक्षण और आरक्षण में क्रीमी लेयर जिसे आदेशित किया है सर्वोच्च न्यायालय ने, अब जो है क्रीमी लेयर में, जैसा कि बात आपने सुना, कई प्रतिनिधियों ने, कई समाज के लोगों ने, हर वर्ग के लोगों ने अपनी बात कही। अभी बचे भी हैं, उनकी भी बात हम सुनाएंगे, इस पे क्या कहना है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसे समझना पड़ेगा। SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं जानना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, आपका परिचय जानना चाहूंगा। आखिर क्रीमी लेयर, SC ST में क्रीमी लेयर व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं अनुप प्रताप सिंह टेकाम, एडवोकेट और सर्व आदिवासी समाज के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सरगुजा। सबसे पहले तो क्रीमी लेयर में फैसला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट को धरातल पे उतर के देखना चाहिए कि ST SC वर्गों को आरक्षण का कितना लाभ मिला। और पहली बात, आरक्षण पे जो ST SC पे आरक्षण पे जो क्रीमी लेयर का जो आदेश पारित किया गया, उसमें आज उनको समीक्षा करना चाहिए। पहले तो सबसे पहले तो शिक्षा पे, आज ST SC और कितने शिक्षित हुए हैं, कितने आज जंगलों में रह रहे हैं, और बार बार आदिवासियों को वनवासी कह के पुकारा जा रहा है, उनकी संस्कृति संस्कार को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर समीक्षा होना चाहिए।
आज स्कूल की शिक्षा की स्तर इतना सरकार के द्वारा गिरा दिया गया है कि हमारे बच्चों को 8वीं तक बिना परीक्षा दे पास कर दिया जा रहा है। 8वीं के बच्चों को आज ABCD भी अगर पढ़ने के लिए बोलिएगा तो कोई नहीं पढ़ पाता है। 5 तक पढ़ा याद नहीं है 8वीं तक के बच्चों को। और वही सामान्य वर्ग के बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, उनके बच्चों को 20 तक 50 तक पढ़ाया 8वीं तक हो जाता है, पूरे ABCD अंग्रेजी में बोलना सीख जाते हैं। ऐसी तुलनात्मक अध्ययन में क्यों हमारे बच्चों को किसी कंपटीशन में भाग ले सकते हैं जो 8वीं तक निःशुल्क पढ़ाई के नाम पे केवल खेल खिलाया जा रहा है, भोजन कराया जा रहा है, केवल वहां कोई शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, वो कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं कराया जा रहा है। और ऐसे स्थिति में बोलेंगे कि वो जनरल बच्चों की कंपटीशन कर ले, तो ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी भूल है। इसके लिए सबसे पहले राज्य शासन को और केंद्र शासन को समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित करना चाहिए आरक्षण पे क्रिमिनल लागू करने के लिए। हम पुरजोर से जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रिमिनल लागू करने का जो आदेश पारित किया गया उसका विरोध करते हैं, क्योंकि आज ST/SC वर्गों को अगर देखा जाए तो 78 वर्षों में केवल 49% ही आरक्षण रिविजन, 3 वर्गों को 85% लोगों को, जो भारत देश में जो ST/SC OBC की संख्या है लगभग 85% है, उनको केवल 49% रिजर्वेशन मिल रहा है और 51% रिजर्वेशन केवल जनरल वर्ग को मिल रहा है। इस पर समीक्षा क्यों नहीं होता है? इसमें जानकारी के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट है उनका कहना है कि हमने राज्य सरकारों से निवेदन किया है कि वास्तविक स्थिति बताएं। वो क्रीमी लेयर का मतलब सीधी सी बात, एक ही वर्ग में उपवर्ग बनाना, उसमें जो बहुत पिछड़े हुए लोग हैं, इसका विशेष उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने किया है कि इसकी आवश्यकता क्यों है, यह राज्य सरकारें बताएं। तो क्या मानते हैं राज्य में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बदलाव आने का यह बहुत बड़ा संकेत है? प्रत्येक राज्य में कोई राजनीतिक बदलाव, कोई उथल-पुथल हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार हमारा जो क्रिमिनल लेयर लागू कर रहा है इस पर आज तक कोई जनगणना ही नहीं किया गया, कोई समीक्षा ही नहीं किया गया कि कितने लोगों को आरक्षण मिल रहा है। और यदि हमारे आज जो आरक्षण जो क्रिमिनल लेयर लागू किया जा रहा है उसमें यही समझ में आ रहा है कि जिनको एक बार आरक्षण मिल चलकर उनके परिवार को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी जानना चाह रहा हूं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी जानना चाह रहा हूं, एक चतुर्थ वर्ग का कर्मचारी है, अगर कोई चपरासी या कोई बाबू बन गया अधिक से अधिक, तो वो क्या जीवन भर उसका परिवार को, उसका 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक को पाल सकता है? उसके लिए उतना कमा सकता है कि उनको क्रिमिनल लेयर आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगा। और जिसको आरक्षण का लाभ लेकर यदि कोई भाई, हमारा ST/SC OBC के भाई अगर ऊपर उठ चुके हैं, यदि कोई फर्स्ट क्लास का अधिकारी बन गया है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा चतुर्थ श्रेणी में आए। वो निश्चित रूप से फर्स्ट श्रेणी का ही प्रयास करेगा। तो निश्चित रूप से जो अगर थोड़ा सा आगे उठ गया है वो अपने नीचे वर्ग के भाई के लिए चतुर्थ वर्ग की जो कुर्सी खाली स्थान है उसको तो छोड़ रहा है ना, आरक्षण वो बचा रहा है, वो अपना आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। आज मैं जानना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट से कि जितने भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में बने, क्या ST/SC OBC के 1% रिजर्वेशन के तहत बने? आज जितने भी प्रधानमंत्री बने, कोई अगर ST/SC वर्ग के बने, कोई राष्ट्रपति बने इतने सालों में, कोई भी ST/SC OBC के लोग बने ST/SC में, केवल अपवाद स्वरूप एक बने हैं उस वो SC समाज से। तो इस पे समीक्षा क्यों नहीं होती है? आज IAS की जो नियुक्तियां हो रही है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, क्या हमारे ST/SC में काबिलियत लोग नहीं है कि हम IAS बन सके, इंजीनियर बन सके? तो आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से केंद्र सरकार हमारे आरक्षण को खत्म करके अपने लोगों को बिना परीक्षा पास दिए IAS अधिकारी बना रहे हैं, कोलेजियम सिस्टम से न्यायाधीश बना रहे हैं, हाई कोर्ट में भी कोलेजियम सिस्टम से जजों की परीक्षा, बिना परीक्षा उनको न्यायाधीश बनाया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी बिना परीक्षा लिखे कोलेजियम माध्यम से जज की नियुक्ति किया जा रहा है। कौन से आरक्षण का पालन किया है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में ऐसा उल्लेख किया गया है कि कोलेजियम सिस्टम से न्यायाधीश की नियुक्ति हो? जब लोअर कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की परीक्षा
दे के अगर न्यायाधीश बनते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज क्यों नहीं बन सकते? जब अगर उनकी अगर परीक्षा होगी तो हमारे भाई लोग भी क्वालिफिकेशन करेंगे और वहां जज बन सकते हैं, लेकिन उससे हमें वंचित रखा जा रहा है, इसलिए हम उसका घोर विरोध करते हैं। यहां बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही हैं। वास्तव में ये मामला, ये मसला बेहद ही गंभीर है। आपने कर्मचारियों की सुनी है, आप अपने सेवा काल के दौरान कई आंदोलन भी किए हैं कर्मचारियों के लिए। क्या मानते हैं, ये सिस्टम क्या है? ये कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति प्रतीत होती है कि SC ST के जो आरक्षण मुद्दे पे उस पर क्रीमी लेयर शामिल करते हुए क्या मानते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में फिर से राज्यों को बांटा जाएगा, आरक्षण के नाम पर वोट बैंक की राजनीति की जाएगी? क्या मानते हैं? देखिए, इस पर जो है जनरल लोग जो है हावी हैं, सच पूछिए तो, और वो ऐसा षड्यंत्र चलते हैं ताकि ये लोग हमेशा प्रताड़ित रहें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आरक्षण जो मिला है, जो आपका बोलिए कर्मचारियों के लिए, उसमें जैसा कि हमने पहले भी बता चुका कि यदि 10 पद है, उसमें 3 ठो यदि SC का है और SC का उम्मीदवार नहीं मिला, 2 नहीं मिला, 1 ठो मिल गया, तो जो 2 पद खाली हो गया उसमें जनरल को बिठा देंगे और आगे बारो वैसे ढर्रा अपना लेंगे। तो उनका आर्थिक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, समाज उनका मान सम्मान नहीं बढ़ेगा, और वो जो दबे हैं दबे ही रह जाएंगे। आज भी हम गांव में देखते हैं, जैसे हमारे अंकुर भैया ने बताया, एकदम सही बात बताया, आज भी जो सरकार की छोटी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, तो ये आरक्षण का लाभ उनको कैसे मिल पाएगा? तो ये बहुत ही विचारणीय बात है। और ये जो क्रीमी लेयर लगा रहे हैं, आप सोचिए भला, जनरल को कितना 7 लाख, OBC को 2.5 लाख, और क्या ST SC को 2 लाख। माने ST SC वाले यदि 2 लाख रुपया उनका कमाई है तो फिर वो गए काम से, मतलब अब दूसरे को अब उनमें तो पढ़े लिखे लोग मिलते नहीं है, पहली बात। और यदि मिल भी गए और आप इस प्रकार से यदि लागू कर देंगे, नियम लागू कर देंगे, तब तो उनका वहीं से समाप्त हो जाएगा। तो ये सरकार का, जो मैं समझता हूं कि सरकार का षड्यंत्र है और जानबूझ करके ये न्यायपालिका को सामने ला रही है, न्यायपालिका को बदनाम कर रही है। न्यायपालिका को बदनाम किया जा रहा है, सुजान दादा ने ऐसा कहा। इस पे मैं और भी चर्चा करना चाहूंगा। ये पूरा मामला बेहद गंभीर है। जैसा कि हमने कहा, यह मुद्दा बेवाक तरीके से आज अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में हमारे एक लोकप्रिय चैनल इंडियन रिपब्लिक न्यूज के द्वारा जो आयोजन किया गया है, इसे आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। यह मुद्दा देश के प्रत्येक उस युवा से जुड़ा है जिसे भविष्य में कुछ न कुछ बनना है, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, SC ST OBC या सामान्य। हमारे देश के नागरिक हैं, सभी वर्गों से इस मातृभूमि के लिए सभी ने कुर्बानी दी है। यह मुद्दा बेहद ही गंभीर है। क्रीमी लेयर जैसे मामले आते हैं और आंदोलन किया जाता है, भारत बंद किया जाता है, भीम आर्मी भी कहती है, आह्वान करती है कि भारत बंद किया जाए। इसका निष्कर्ष क्या निकलना चाहिए? देश में देश आगे कैसे बढ़े, ये सोच कैसे आएगी? हाँ, मैं जगेश्वर भगत उरांव समाज से बिलोंग करता हूँ। देखिए, आरक्षण जो है, विशेष मुद्दा तो आरक्षण ही है, और ये आरक्षण जो है गांव-गांव तक आज भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मेरा कहना है भाई, टेकाम भैया, अनूप भैया वही हैं जो धरातल पर दिख रही हैं, उसे लोग बता रहे हैं। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट परिभाषा देना और कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति नजर आती है। क्या मानते हैं, कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति इस आरक्षण क्रीमी लेयर में नजर आती है? आगे अपने सहयोगी राहुल जी से कहूंगा, वो बताएंगे कि वास्तव में स्थितियां जो स्पष्ट करना चाहते हैं इस क्रीमी लेयर आरक्षण पे, वो कैसे दूर होंगी। संविधान में क्रीमी लेयर आरक्षण को जिस तरीके से सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने लाया, क्रीमी लेयर की परिभाषा को परिभाषित किया, उस क्रीमी लेयर की परिभाषा से जो आदिवासी समाज SC ST समाज जो है वो दुखी है कि आप कैसे निर्धारित करेंगे कि क्रीमी लेयर कौन होगा। अगर उसकी जो रूपरेखा तैयार की जाएगी, अगर वो इस तरीके से हो कि सच में जो ऐसे लोग जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका है और अब उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है और वो लोग अब आरक्षण के पात्र नहीं होंगे,
तो अगर उसको उस तरीके से लागू किया जाए तो शायद से समाज के लोगों को कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। लेकिन बिना किसी डाटा के, बिना किसी सर्वे के अगर आप ऐसी नियम को थोप देंगे तो इसका विरोध जायज है। हमारे साथ में एक और इंसान है जिन्होंने इस भारत बंद के आंदोलन में, इस पूरे जो आंदोलन हुआ था उसमें ललकार लगाई थी, दहाड़े थे। आज उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सुजान, हमारे साथ बुनकर जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है ये पूरा जो मामला रहा क्रीमी आरक्षण का, और उस पूरे मामले में सुरेश बुनकर जी क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं? देखिए, ST/SC वर्ग के लोगों को नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने के लिए क्रीमी लेयर, अगर कोई बच्चा पढ़ता है, अगर उसको छात्रवृत्ति लेना है, अगर उसकी आय 2 लाख से ऊपर है तो उसको क्रीमी लेयर का लाभ नहीं मिलेगा। और संपत्ति का मूल्यांकन तो मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए। इसमें अगर आप नौकरियों में आरक्षण दे रहे हैं तो सबसे पहले तो ST/SC वर्ग के लोगों की जनसंख्या के बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए, उसका सर्वे होना चाहिए एक बात। और आप आरक्षण देंगे, मेरा एक सवाल है भैया कि दो ऐसे लड़के हैं जो कि दोनों ही SC वर्ग से आते हैं। एक के पिताजी कलेक्टर हैं, माताजी किसी गवर्नमेंट स्कूल में प्राचार्य हैं, और बहुत अच्छा उसका एजुकेशन, किसी के कॉन्वेंट स्कूल से एजुकेशन हुई है, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई किया है। और उसी SC वर्ग का एक और बच्चा है जो कि दूसरे के खेत में, जिसके पिता दूसरे खेत में जाकर मजदूरी करते हैं, उसकी सारी शिक्षा गांव के उस स्कूल में हुई है। क्या दोनों ही SC वर्ग के जो दोनों बच्चे हैं वो सेम जगह पर खड़े हैं? खड़े तो हैं, परंतु वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि एक 100 मीटर की रेस में एक वो जो बच्चा है जिसके पिताजी कलेक्टर है वो 25 मीटर पहले ही आगे खड़ा हुआ है। हाँ। और जो मजदूर का बच्चा है वो अभी शुरू के पॉइंट पे खड़ा हुआ है। तो क्या दोनों प्रतिस्पर्धा सेम हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जो मजदूर का बेटा खड़ा है और एक कलेक्टर का बेटा खड़ा है, कलेक्टर का बेटा तो संपन्न परिवार से ही है जी, और एक मजदूर, लेकिन दोनों SC समुदाय के, लेकिन दोनों SC समुदाय के हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसको आरक्षण मिलना चाहिए, वो भी अपना विकास कर सके। वही क्रीमी लेयर, हाँ, वही क्रीमी लेयर है, तो मौका उसको मिलना चाहिए। चलिए, हम उधर से आवाज आ रही है कि इसका कुछ जवाब देना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल, देवरिया सर, विशेष समय निकाल के आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। जी सर, हाँ नहीं ठीक है, नहीं बैठ के ही बोलते हैं जी। सवाल करिए। सवाल ये है कि SC समुदाय की ही 2 ऐसे बच्चे, जिसमें एक जो है जिसके पास सारी संपन्नता है, परिवार में अच्छी खासी इनकम है, मान लीजिए उसके पिता एक कलेक्टर हैं, माताजी भी एक अच्छे जॉब में है, उसके पूरी पढ़ाई बहुत अच्छे स्कूल से हुई है। और वहीं पर एक SC समाज का एक बच्चा है जिसके पिता मजदूर है, जो दूसरे खेत में जाके खेती किसानी जो है मजदूरी करते हैं, उसकी जो पूरी पढ़ाई लिखाई है वो वहीं गांव के छोटे स्कूल से, सरकारी स्कूल से हुई है। तो क्या उस प्रतिस्पर्धा में दोनों सेम जगह पर खड़े हैं? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ। चलिए, मैं ये बताना चाहता हूँ जी कि आपके सवाल का जवाब एक सवाल से ही मैं देना चाहता जी हूँ बिल्कुल। कि एक व्यक्ति है, उसके 4 बेटे हैं जी, एक कलेक्टर है, एक SDM है, एक डॉक्टर है, एक किसान है। तो क्या बाप की संपत्ति जो 20 एकड़ जमीन है, क्या कलेक्टर को नहीं मिलेगा, SDM को नहीं मिलेगा और डॉक्टर को नहीं मिलेगा? क्या केवल जो किसान है या मजदूर है उसको उसी को मिलेगा कि बराबर? सवाल तो प्रतिस्पर्धा का है। नहीं, देखिए, अगर आपका सवाल का जवाब मैं सवाल से ही दे रहा हूँ, आप इसको बताइए कि क्या पिता की संपत्ति कलेक्टर को नहीं मिलेगा? मिलेगा ना? बिल्कुल। डॉक्टर को नहीं मिलेगा? मिलेगा। SDM को नहीं मिलेगा? बराबर मिलेगा। द रिजर्वेशन इज ए नॉट ए इकोनॉमिकल फाउंडेशन, इट इज कास्टियल एंड सोशल बैकवर्डेड। माने जो आरक्षण है, ये वास्तव में इसका नाम आरक्षण नहीं है, इसका वास्तव में नाम है रियल रिप्रेजेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा उठा कर देखिए, कहीं पर आरक्षण शब्द नहीं है। ये इसको तो बोलचाल की भाषा में आरक्षण कहा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक नाम है रिप्रेजेंटेशन
रिप्रेजेंटेशन एंड रियल रिप्रेजेंटेशन, माने प्रतिनिधित्व, वास्तविक प्रतिनिधित्व। तो ये क्रीमी लेयर में बता रहा हूं कि पहली बात तो ये है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान है कि एक देश में एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था होगी। उसी संविधान के अगला प्रावधान में है कि उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, उसके बाद अन्य आवश्यकता अनुसार न्यायाधीश जस्टिसों की नियुक्ति होगी, है ना। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एंड जस्टिसों की क्या शक्तियां होंगी, क्या कार्य प्रणाली होगा और उनके क्या क्या चीज की व्याख्या करेंगे, संविधान के सब प्रावधानों में है। लेकिन संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये नहीं है कि संविधान में दिए गए प्रावधान जो 15(4), 16(4) का जो मैंने विशेष अधिकार है, जो विशेष पिछड़े हुए लोग हैं, उनको खत्म करने या शून्य करने का नहीं है, बल्कि उनको परिभाषित करने का, व्याख्या करने का अधिकार है। लेकिन उनके खिलाफ फैसला करने का सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं। हम आपके माध्यम से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट को ये सवाल करना चाहते हैं कि वो बताएं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) को शून्य करने का उन्होंने निर्णय दिया। वो बताएं जवाब, मेरा सवाल पहुंचता होगा वहां, आप लोग पहुंचाइए वहां तक। दूसरी बात, क्रीमी लेयर की जो बात है, भारत के संविधान में जो आरक्षण माने रिप्रेजेंटेशन का दिया गया है, प्रतिनिधित्व का, हिस्सेदारी और भागीदारी का जो हिस्से दिया, जिसको फर्स्ट में बता चुका हूं कि क्या कलेक्टर अपने बाप के भूमि में हिस्सा नहीं लेगा, ये हिस्सेदारी का मामला है। जो 5000 सालों से जो धन, धरती, सत्ता, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संपत्ति, मान, सम्मान और स्वाभिमान से वंचित है, उनके स्वाभिमान के लिए है। धन, धरती की बंटवारे की हिस्सेदारी क्या है और सत्ता में भागीदारी का है, ताकि उनके लोग भी उसका लाभ ले सके। तो ये है कि यह जो रिप्रेजेंटेशन है, भागीदारी है, हिस्सेदारी है, आर्थिक आधार पर नहीं है, जातीय और सामाजिक पिछड़ेपन के है। और जब तक भारतवर्ष में जाति रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा। यह काम जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भारत सरकार ने कराया था, वो पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में इसलिए नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया मालूम है? यह वोट बैंक का मामला है। यदि इसको खुला बहस यदि पार्लियामेंट में किया गया तो उनकी सत्ता खिसक सकती है। इसलिए उन लोगों ने, भारत सरकार ने अपने सिर के बला को टालते हुए सुप्रीम कोर्ट को अस्त्र बनाया और सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजों के द्वारा गैर संवैधानिक, संविधान के अनुच्छेद 16 के खिलाफ जाकर, 15(4) के खिलाफ जाकर उन्होंने फैसला दिया। ये बताइए कि उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्र में नियम बना सकते हैं। ये बताइए कि पार्लियामेंट को छोड़कर किसी राज्यसभा के, विधानसभा या विधान परिषद को क्या इस संबंध में, प्रतिनिधित्व के संबंध में या क्रीमी लेयर के संबंध में क्या कोई भी विधान बनाने का कोई अधिकार है क्या? हम पूछना चाहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि क्या अधिकार है। तो संविधान में ऐसा कुछ है ही नहीं, तो संविधान के विरोध में जाके फैसला क्यों दे रहे हैं? एक बात और बताना चाहता हूं कि यदि संविधान के प्रावधान के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था होगी, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का होगा, बाकी जस्टिस आवश्यकता अनुसार उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये संविधान ने अधिकार दिया, ठीक ना? संविधान ने अधिकार दिया। तो ये मैं पूछना चाहता हूं कि किस अधिकार के संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 15(4) के खिलाफ उन्होंने फैसला दिया। अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस संविधान के अंतर्गत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति हुई है, उन्होंने उस संविधान को ही बदल के रख दिया है। भाई स्पष्ट रूप से इसको आप भी जानते हैं, इतना तो आप भी जानते हैं। बिल्कुल। और मीडिया वाले हैं। और साथ ही जैसे ही ये जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का और उसके बाद जो है विरोध हुआ, तो मोदी सरकार ने इस पे स्पष्ट वो किया है कि हम जो है ऐसा नहीं होने देंगे। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए,
कहना एक अलग बात है, बहुत सी बातें कहते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय वही 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, बहुत सी बातें कहते रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कितना है? वो उनका है कि कहने से यदि काम चल जाता है, यदि कहने से भारत बंद रुक जाएगा तो फिर करने की क्या जरूरत है? क्या माननीय प्रधानमंत्री के कथन पर समाज को विश्वास नहीं है? हमें विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है। और जुमलेबाजी खाली करते हैं। अमित शाह बोलते तो जुमलेबाजी था। तो समाज जो है एक तरफ से ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन पर विश्वास नहीं है। हम कुछ और लोगों का इसमें वक्तव्य लेते हैं। हमारे साथ में एक युवा समाज सेवी हैं जो कि लगातार सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर आपका? देखिए सर, इसमें क्या है कि जैसे सभी का विचार सामने आ रहा है, उस विचार की अपेक्षा ये है कि उनका सदन में डिस्कस करनी चाहिए, उस पर व्यवस्थित रूप से कमेटी नियुक्त करनी चाहिए, उस कमेटी के माध्यम से सर्वे करवानी चाहिए। सर्वे में स्पष्ट होता कि हमारे पास कितनी डेटा किसकी है जी। उस आधार पे अगर ये जो लेके आए हैं क्रीमी लेयर, अगर उस चीज को लाते तो हो सकता कि विरोध नहीं होता है ना। तो इनका क्या तरीके से लागू किया गया, आपको लगता है कि वो तरीका शायद सही नहीं था लागू करने का? देखिए, जो सारी चीजें सामने आ रही है उसके हिसाब से तो तरीका गलत था, है ना। तो उसमें ये स्पष्ट हो सकता है, उसमें ये कहना चाहूंगा कि उसकी एक कमेटी नियुक्त करनी चाहिए और कमेटी के माध्यम से सारी चीजों को फिर करनी चाहिए और उनकी पूरी डेटा जो है उसको फिर मंगा कर, है ना, उस पर स्पष्ट रूप से बातों को रखें। एक और युवा साथी हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं हमारे बीच में कि उनका क्या मत है इस पूरे मुद्दे को लेकर। मेरा नाम यश पैकरा है। मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं कि हमें आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए, और आप ही लोग बताइए क्यों नहीं मिलना चाहिए हम लोग को आरक्षण। आप क्या क्रीमी लेयर के पक्ष में हैं या आप क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं? क्रीमी लेयर का पूर्णतः विरोध कर रहा हूं, नहीं लागू होना चाहिए। नहीं लागू होना चाहिए, मतलब जिनको जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, उस समुदाय के लोग, उनको अब उसका लाभ आरक्षण का नहीं मिलना चाहिए, आप ये मानते हैं? ST SC OBC में क्रीमी लेयर को लागू ही नहीं करना चाहिए। लागू करना चाहिए कि नहीं करना? नहीं करना चाहिए, लागू ही नहीं करना चाहिए। सबको समान रूप से उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए जी। ठीक है। और हम बात करते हैं, चर्चा का विषय है, चूंकि ये मुद्दा जो है लगातार गंभीर होता जा रहा है और इस मुद्दे पर बहस जरूरी है, इस मुद्दे पर चर्चाएं जरूरी हैं, क्योंकि जब तक चर्चाएं नहीं होंगी, जब तक आपसी विचार, आचार विचार आदान प्रदान नहीं होंगे, तब तक हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। इसी विषय को लेकर शायद से आज इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ और भारत बंद करने की शायद नौबत आ गई। जी बताएं, क्या है इस पूरे मुद्दे पर आपका वक्तव्य? मेरा नाम तरुण कुमार भगत है। ये जो मुद्दा है, इसके पीछे का तथ्य आपको जानना हो जी। एक होता है शासक वर्ग, एक होता है शासित वर्ग। जो ST SC OBC जितने भी लोग हैं जी, आज के डेट पे 0.01% एक्टिव हुए हैं, मतलब अपने हक अधिकार को जानना शुरू किए हैं। इसी चीज की तकलीफ है शासक वर्ग को, जो 85% बहुजन समाज पे राज करते थे। आज वो 85% बहुजन समाज अपने हक और अधिकार की बात कर रहा है, अपने संवैधानिक बात कर रहा है, और इनको वही चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसको लोग मिटाने के उद्देश्य से क्रीमी लेयर लागू करना चाह रहे हैं, ताकि एक वर्ग जो अभी शिक्षित हो चुका है, शिक्षित होने के बाद एक पोजीशन पे पहुंच गया है, लेकिन उस पोजीशन पहुंचने के बाद अगर उसका आने वाले जनरेशन को उस पोजीशन पे ना पहुंचने दिया जाए, तो जो आज हक अधिकार की बात किया जा रहा है वो नहीं करेंगे। ये बहुत सोची समझी साजिश है, बहुत दूरदृष्टि के रखते हैं इन लोग, अपना स्वभाव इनका। इस कारण से ये जो क्रीमी लेयर है, इसका जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। क्योंकि ये इसका जो डिसीजन लेना चाहिए, नियम बनना चाहिए था, सांसद में बनना चाहिए था। सांसद एक तो सत्ता अभी बीजेपी की है, उसे डर है कि हमने इसमें कुछ किया तो हमारा जो 85% जो वोटर्स है, बहुजन समाज है, वो हमसे दूर हो जाएगा। इसी वजह से उसने क्या किया है, सामने सुप्रीम कोर्ट को लाया और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से अपनी बात रखी है। सुप्रीम कोर्ट हम जो बात रखी है वो इनकी बात रखी है, सत्ता वर्ग की बात रखी है, ना कि वो अपनी बात रखी है। इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी अब सोचना चाहिए था कि हमारा जब क्षेत्राधिकार नहीं तो हम इसमें क्यों अपना मत रखें। आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर ये क्रीमी लेयर लागू कर दिया जाता है तो उन्हीं SC वर्ग के लोगों के बीच में खाई खुद जाएगी, जो कि एक क्रीमी लेयर में आते हैं, एक नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं?
क्योंकि उनका अधिकार छीन जाएगा, उनको अधिकार मिलने लगेगा? क्या उनके बीच में ऐसा कुछ हो सकता है, आपको लगता है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी को अधिकार, जितने भी इसमें ST/SC में जितने भी लोग हैं, जो संपन्न लोग होते जा रहे हैं, वो भी अपने नीचे के समाज के लिए, लोगों के लिए काम करना स्टार्ट कर दिए हैं। इसी चीज की तकलीफ है इन्हें, ताकि वो वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो क्या लगता है आपको? जी, ऐसा होता है तो इसमें किसी प्रकार की कोई खाई नहीं होगी, ठीक है। और इसमें और अपने जो सामाजिक जागरूकता है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जाएगा। समाज आगे बढ़ रहा है, आपको लगता है? बिल्कुल जी, बढ़ रहा है। अभी चर्चा को हमारे सहयोगी डॉक्टर प्रताप नारायण आगे बढ़ाएंगे। बेहद गंभीर विषय, इस पे कितनी भी चर्चा की जाए, भारतीय संविधान सर्वोपरि है, यही समझ में आता है। सबसे बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके आर्टिकल, वो सर्वोपरि है। मैं बात करूंगा आचार्य दिग्विजय सिंह जी से। जो चर्चा हो रही है, यह चर्चा तो कभी खत्म होने वाली है नहीं। हमारे पास भी इतना समय नहीं है, ना आपके पास इतना समय है, आप लोगों के पास, कि इस चर्चा को हम कोई डिसीजन के रूप में प्रस्तुत कर सके। तो ये आखिरी में बात आती है यही कि संविधान हमारा सर्वोपरि है। क्या मानते हैं? नहीं, संविधान तो किसी भी राष्ट्र का सर्वोपरि है, लेकिन संविधान को लागू करने वाले जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनकी मानसिकता क्या है? प्रश्न संविधान पे नहीं है, संविधान पे को लागू करने वाला जो ब्यूरोक्रेट है, जिसको रिश्वतखोरी के माध्यम से या पक्ष विपक्ष के माध्यम से जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इस पे जो कलम चला रहे हैं जो लोग, ये सब बहस इस पे भी रखिएगा, एक आध दिन बहस इस पे, समझे ना। प्रश्न उठता है कि आरक्षण जो है वो सामाजिक मामला है। आरक्षण जो पैतृक अधिकार का मामला नहीं है कि कलेक्टर है, SP हो, SDM है तो सबको अधिकार बराबर पिता का अधिकार मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आरक्षण क्या है? सामाजिक मामला है। एक पिछड़े हुए लोग को समाज में उस स्तर, आने वाली 3 पीढ़ी जो है उस स्तर पे पहुंच चुकी है, जिसको क्रीमी लेयर कहा जा रहा है। तो जो पिछड़े हैं उनको अवसर मिलना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न है। आचार्य जी, बात तो यही है। ठीक है, एक व्यवस्था, ये जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था, जिसे विशेषाधिकार जो सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है, जो आर्टिकल 147 में है, उसका उल्लेख किया। उसके बाद वास्तव में जो मैंने कहा कि जो चर्चा हुई आखिरी में कंक्लूजन, SDM को होना, उसके बाद किसान का होना, सबको बराबर उस जमीन पे हक, आपने सही कहा कि वो पैतृक संपत्ति का बंटवारा है, वो बात नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जो बात आती है इस आरक्षण की व्यवस्था की, वो अटकता है आर्टिकल 347। सवाल जो देखिए, जो संविधान में वर्णित है। मेरा ये कहना है, हम यही समझाना चाहते हैं, चर्चा का उद्देश्य ही यही है, सुनिए ना, कि उसको कैसे हम समझाएं कि ये क्या व्यवस्था क्या है। ये बताइए कि संविधान किसके लिए है? संविधान एक बार बन गया, उसमें सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संविधान हमारे लिए है। समय काल परिस्थिति के अनुसार संविधान में परिवर्तन होते रहना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होते रहना चाहिए। प्रश्न उठता है कि इन 77-78 सालों में जो आरक्षण का लाभ अंतिम दरवाजे तक पहुंच जाना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा, उसका हक किसने मारा? आप सर्वे करवा कर देख लीजिए। वर्तमान में जो क्रीमी लेयर स्तर पे लोग जो हैं, उनके घरों में 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 आरक्षण का लाभ लेने वाले बैठे हुए और पीढ़ी दर पीढ़ी लेकर बैठ रहे हैं। अर्थात वो हक किसका मार रहे हैं? वो किसी क्षत्रिय का नहीं मार रहे हैं, कोई सामान्य वर्ग का नहीं मार रहे हैं, वो अपने ही लोगों का मार रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पचड़े में नहीं आना चाहिए, सामाजिक मामला है, समाज के द्वारा ही इसका निर्णय होना चाहिए, हल होना चाहिए। मैं यही कहूंगा। सबसे बड़ी बात यहां पे यह निष्कर्ष निकलता है, जो आगे हम बताएंगे कि वाकई में यह बहस और यह हमारा जो डिबेट कितना महत्वपूर्ण है और इस पे उपसंहार आखिर क्या निकलता है। आगे मैं अपने सहयोगी राहुल जी से कहूंगा। सबसे बड़ी बात, जो बातें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। इस डिबेट का अर्थ निकलना चाहिए कुछ ना कुछ, या नहीं निकलता है तो आखिर क्यों नहीं निकलता है, यह भी एक बहस का बात है। क्या मानते हैं आप इस पूरी बहस के बाद, जो वाकई में ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये भारतवर्ष का, भारत देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है आरक्षण में क्रीमी लेयर।
वास्तविक धरातल पे क्या है, संविधान में जैसा कि कहा हमारे मेहमान ने कि इसे बदला नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट कहती है राज्यों को अधिकार दे दिया गया है, यह गलत है, पार्लियामेंट को अधिकार है। यह लिखा है संविधान में कि पार्लियामेंट विधेयक लाए और उसको संविधान में यदि कोई संशोधन करना है तो वहां होना चाहिए, ना कि राज्यों के अधिकार में ये चीजें देनी चाहिए। विधानसभा की बात नहीं, ये पार्लियामेंट की बात है। आपने सुना, क्या मानते हैं ये विषय जो है ये आगे कितना जाएगा और इस पे आखिरी निर्णय किस तरीके से हो पाएगा या नहीं? देखिए, आरक्षण के विषय में चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो या शासन सत्ता हो, कैबिनेट हो, कहीं भी अगर इसको छुआ जाएगा तो आदिवासी वर्ग विरोध करेगा ही, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। आज शुरू से भी जब संविधान लागू हुआ तो एक पिछड़े वर्ग को हमको देख के ही आरक्षण दिया गया कि ये लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बात मैं पूछना चाहूँगा, हमारा क्षेत्र 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शासन प्रशासन एक अपनी मनमानी करती है। प्रेमनगर विधानसभा को आप देख लीजिए, जहां बाहुल्य क्षेत्र हमारे अनुसूचित जनजाति का है, लेकिन वहां पर विधायक जनरल लड़ेंगे, जबकि आज भी वहां जनरल कैंडिडेट लड़ नहीं पा रहे हैं, आदिवासी ही लड़ रहे हैं। तो एक छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर तक हमारे अधिकारों का हनन तो हो रहा है, और अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम आदिवासी वर्ग कहीं पर भी चुप नहीं रहेंगे और अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे ही। आपने बात की 5वीं अनुसूची, वास्तव में बहुत ही बेहद सरगुजा की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए या भारतवर्ष की बात की जाए, हसदेव अरण्य में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। सर्व आदिवासी समुदाय, सामान्य वर्ग, सब लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जंगल कटना मतलब ऑक्सीजन की कमी, सीधी सी बात। 5वीं अनुसूची भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी संविधान में लिखा हुआ है। उसके लिए क्या लगता है, बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है यदि 5वीं अनुसूची की रक्षा करनी है? जी, उसके लिए भी बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। देखिए, आज हसदो जंगल में इतने पेड़ कट चुके हैं और भी कटने वाले हैं, और ये ऐसा हो गया है कि हम आदिवासियों के लिए 5वीं अनुसूची बनाया गया है नियम, और उसी नियम की धज्जियां उड़ा के आज हमको अनदेखा किया जा रहा है, हमको साइड किया जा रहा है। हमारे आदिवासी वर्ग को सीधे उखाड़ के फेंकने का एक तरीका है। मैं तो यही सोचता हूं, बाकी कुछ नहीं। इस पे सरकारों को सोचना होगा। बात यहां संविधान की है तो आपको 5वीं अनुसूची भी देखनी होगी। यदि बात हम जैसा किए, जो बहस, जो खुला डिबेट हुआ, उसका निश्चित तौर पर एक ऐसा संकेत मिल रहा है। हमारा ऐसा डिबेट आगे भी जारी रहेगा जब तक समाज को जरूरत पड़ती रहेगी, प्रदेश और भारतवर्ष को जरूरत पड़ती रहेगी। हम ऐसे व्याख्यान, ऐसे आयोजन करते रहेंगे ताकि कुछ निष्कर्ष निकाला जा सके। आखिर में आप मानते हैं, सूरजपुर जिले से भी हमारे बीच मेहमान आए हैं, आपका क्या कहना है? जो मैंने बात कही 5वीं अनुसूची की, तो 5वीं अनुसूची में जो अधिकार दिए गए हैं जल, जंगल, जमीन को लेके, उसका खुलेआम हनन किया जा रहा है। हसदेव अरण्य में लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, कई निर्जीव प्राणी, कई वन्य प्राणी, उनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है। क्या उसके लिए भी ऐसा आंदोलन होना चाहिए जो आरक्षण के क्रीमी लेयर के लिए हो रहा है? साथियों, आप सभी को सर्वप्रथम मेरा सेवा जोहार। जय गोंडवाना, जय आदिवासी, जय मूल निवासी। साथियों, आप सभी को पता है कि सारे समस्या का जड़ राजनीति है। तो हमारे एसटी, एससी, ओबीसी के लोगों को भाजपा, कांग्रेस को कसम खा के अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये लोग 5000 साल से हमारे ऊपर अत्याचार, अन्याय, शोषण, छल कपट करते करते आके सारी गोंडवाना लूट लिए, और आज भी इनका वही रवैया है। और दूसरी चीज है आरक्षण की बात। माननीय सुप्रीम कोर्ट को 16(4) पर व्याख्यान करने का अधिकार है, इस प्रकार का झगड़ा फंसाने का अधिकार नहीं है, सीधी सी बात। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैं ये चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारी 5वीं अनुसूची क्षेत्र, 6वीं अनुसूची क्षेत्र के संबंध में सोचो। दूसरा चीज है कि ये भारत 565 रियासत था, जिसमें 258 राज्य हमारा आदिवासियों का था, 143 रियासत पिछड़े वर्ग का था, 37 रियासत मुसलमानों का था। वो हमको दे, हमारा जल, जंगल, जमीन का अधिकार दे, हमारा राजपाट का अधिकार दे, हमारा संवैधानिक अधिकार दे, हमारा पारंपरिक अधिकार दे, हमारा कानूनन अधिकार लागू करो। इसके बाद आरक्षण खत्म कर दो, सारे अधिकार देने के बाद। और अगर नहीं देता है
तो आदिवासी अब जाग चुका है, पिछड़ा वर्ग भी जाग चुका है। पिछड़ा वर्ग के लोगों को अपना हक अधिकार के बारे में ये पता नहीं कि हम अपना इतिहास खो बैठे हैं। पिछड़ा वर्ग के लोगों को आर्टिकल 340 में एक ही राइट पर सारे अधिकार दिया गया है। उसका अध्ययन सबसे कमी है कि हमारे ST/SC OBC के लोग अपने बारे में, अपना कल्चर, सभ्यता, संस्कृति के बारे में अध्ययन करते ही नहीं है, आलू जलूल बातें करते रहते हैं। आपको मैं आंकड़ा दिखाऊंगा। भारत का 7,934 पद है, जिसमें 6,834 पद में ओनली जनरल लोग भरे पड़े हैं। आरक्षण किधर है बताइए आप? इस पर क्या विचार किया? आपने जो कहा वो आगे भी हमारे बहस में जारी रहेगा। आने वाले समय में हम जरूर आपकी और भी बातों को, जो आपने कही, उन मौलिक चीजों को भी समाज के पटल में लाएंगे और उसके विषय में क्या सच्चाई है। आज के बहस को हम यहीं पे खत्म करेंगे। हमारी टीम, आयरन टीम की ओर से आप सभी मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, जो आप लोगों ने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। अपने सहयोगी राहुल सर का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके मार्गदर्शन पर यह आयोजन हुआ। हमारी ऐसी डिबेट जो छत्तीसगढ़ महतारी के लिए होगी, हमारे जल जंगल जमीन के लिए होगी, आदिवासी भाइयों के लिए होगी, अन्य समुदायों के लिए भी होगी, सामान्य लोगों के लिए भी होगी, भला प्रदेश और राष्ट्र का होना चाहिए, यह हमारा उद्देश्य है। हमारे साथ अगले एपिसोड में भी आप सभी का स्वागत रहेगा। इस खबर को, इस डिबेट को आप समाज के हर उस व्यक्ति तक पहुंचाएं जो निश्चित तौर पर जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ है, छत्तीसगढ़ महतारी से, भारत माता से जुड़ा हुआ है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, सहयोगी राहुल शुक्ला सर के साथ, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। थैंक यू भैया, आप लोग का समय नहीं रहता।